वेलकम बैक ऑन ऋषभ आईएएस एकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम यूपीएससी मेंस के जो जनरल स्टडीज़ के पेपर हैं उनका डिटेल सिलेबस एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। तो जनरल स्टडीज़ 1 के सिलेबस पर वीडियो आ चुकी है। इस वीडियो में हम जनरल स्टडीज़ 2 जो है मेंस यूपीएससी मेंस का जो शासन व्यवस्था, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित है उसका सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो ये पेपर भी कुल 250 अंक का होता है जिसे करने के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलता है। यूपीएससी मेंस का जनरल स्टडीज 2 मुख्यतः पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है जिसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन जैसे मुख्य विषयों से टॉपिक शामिल हैं। तो अब 1 बाय 1 सिलेबस में दिए गए सभी टॉपिक्स को जानते हैं। तो पहला है भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार और विकास, उसकी विशेषताएं, उसमें संशोधन, उसके महत्वपूर्ण प्रावधान और उसकी बुनियादी संरचना। तो भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार और विकास जो है उसमें तो हम यही पढ़ते हैं रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 से, और जो स्वतंत्रता अधिनियम है 1947 तक, ये जितने भी एक्ट हैं। उसके अलावा जो हमारी संविधान सभा थी, जो उद्देश्य प्रस्ताव था, ये सब हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। बात करें संविधान की विशेषताएं, उसकी फीचर्स क्या है, तो हम जानते हैं कि भारत का जो संविधान है ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह इसकी एक विशेषता है। यह लचीला और कठोर है एक साथ, ये संघात्मक भी है और एकात्मक भी है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। संशोधन हम जानते ही हैं, इसमें जो संशोधन है वो हुए हैं अभी तक लगभग 102 संशोधन संविधान में हो चुके हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण प्रावधान, सिग्निफिकेंट फीचर्स, जैसे इसके फंडामेंटल राइट्स हैं, डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और जुडिशियल रिव्यू, ये सब इसके महत्वपूर्ण प्रावधान है। और बुनियादी संरचना में बुनियादी संरचना जो है आपका बेसिक स्ट्रक्चर जो है संविधान का, उसका सिद्धांत क्या है और इससे जुड़े जो निर्णय मामले हैं जैसे केशवानंद भारती मामला है, तो ये सब हमें इसके अंतर्गत पढ़ने हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा संघ और राज्यों के कार्य एवं उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय और चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां। तो संघ और राज्य के कार्य एवं उत्तरदायित्व, इसमें वही हमारा जो 7वीं अनुसूची है उसमें इनके उत्तरदायित्व बांटे गए हैं। उस सूची में 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां शामिल की गई हैं, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। ठीक है। तो उनमें इनके अलग अलग कार्य बांटे गए हैं। और फिर इनका विधायी कार्य क्या है, इनके वित्तीय कार्य क्या है, इनके प्रशासनिक और अर्धन्यायिक कार्य क्या है। ठीक है। तो ये सब जो संघ और राज्य के कार्य और उत्तरदायित्व हैं उनमें हम ये पढ़ते हैं। फिर संघीय ढांचे से संबंधित विषय और चुनौतियां, जैसे कि भारत में संघीय संरचना है ना, और क्या भारत वास्तव में संघीय है, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसी विशेषताएं देखने को मिलती हैं जो एकात्मक सरकार वाले संविधान में देखने को पाई जाती है, जैसे अखिल भारतीय सेवाएं हैं और राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है ना। और फिर केंद्र राज्य संबंध में इसी में संघीय ढांचे से संबंधित विषय और चुनौतियों में ही हम केंद्र राज्य संबंध पढ़ते हैं, अंतर्राज्य संबंध पढ़ते हैं। ठीक है। फिर हम इसमें यह है स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां। तो स्थानीय स्तर पर जो ये गवर्नमेंट होती है, ये मतलब ये जो आपके पंचायती राज है और ये नगर निगम है, तो इनमें इसके बारे में इसमें पढ़ना है हमें। तो इसमें वित्त का हस्तांतरण, उसकी चुनौतियां, तो इसमें राज्य सरकार की क्या भूमिका है, 11वीं और 12वीं अनुसूची इसके अंतर्गत पढ़नी है, राज्य वित्त आयोग की भूमिका पढ़नी है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान। इसके बाद है भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना। यहाँ हम अपने भारतीय संविधान की, अमेरिका के संविधान, ब्रिटेन के संविधान, यहाँ से हमने प्रावधान लिए हैं, कनाडा से के संविधान से प्रावधान लिए हैं अपने संविधान में, लेकिन इनसे हमारी क्या अलग कुछ खास विशेषताएं हैं और उन विशेषताओं को अपनाने के बावजूद भी कैसे भारत का जो संविधान है वो अपनी प्रवृत्ति में मौलिक है, तो ये सब हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है। इसके बाद है संसद और राज्य विधायिका, उसकी संरचना, कार्य संचालन, शक्तियां एवं विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले विषय। तो यहाँ हम संसद और राज्य विधायिका के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक है कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह और
औपचारिक अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका। तो कार्यपालिका जो हमारी प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद है, ये इनकी संरचना क्या है, और राष्ट्रपति भी एक कार्यपालिका के अंतर्गत ही माने जाते हैं। और न्यायपालिका की संरचना तो ये हम ठीक है, इसमें न्यायपालिका जो हमारी पहले सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद फिर हाई कोर्ट, फिर ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इस तरीके से पूरी एक संरचना है, तो वो सब हम यहाँ पढ़ेंगे। इसके बाद है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, जिस अधिनियम के तहत ये हमारे एमपी विधायक ये सब चुने जाते हैं, उसकी क्या कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। फिर इसके बाद है विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां, कार्य और उत्तरदायित्व। तो ये संवैधानिक पद कौन कौन से हैं, ठीक है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट के जज, और इसके अलावा ठीक है जितने भी संवैधानिक पद हैं जिनका वर्णन संविधान में दिया गया, और संवैधानिक निकायों की शक्तियां, कार्य और उत्तरदायित्व। तो संवैधानिक निकाय ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, ठीक है, उन सब की शक्तियां क्या है, कार्य क्या है और उत्तरदायित्व उनके क्या क्या है। फिर है सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय। जो निकाय संवैधानिक नहीं है लेकिन विधि द्वारा या फिर नियम द्वारा बनाए गए हैं, उनके बारे में भी हमें पढ़ना है। जैसे आपका मानव अधिकार आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है लेकिन सांविधिक निकाय है, ठीक है। फिर है सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय। इसके बाद है विकास प्रक्रिया तथा विकास, उद्योग, गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, विभिन्न समूहों और संघ दानकर्ताओं, लोकोपकारी संस्थाओं, संस्थागत एवं अन्य पक्षों की भूमिका। फिर इसके बाद है केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य निष्पादन। इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय। तो जो संवेदनशील वर्ग हैं, विकलांग समूह है या फिर आपका जनजातीय लोग हैं, ठीक है, इनके लिए क्या कुछ केंद्र सरकार ने कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं, और ठीक है, और ये सब हमें योजनाओं को इसके अंतर्गत पढ़ना है ऐसी। फिर है स्वास्थ्य शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र, सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय। इसके बाद है गरीबी और भूख से संबंधित विषय। फिर है शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई गवर्नेंस अनुप्रयोग, ये जो आपका ई गवर्नेंस है उसकी क्या कुछ एप्लीकेशंस है, उसकी मॉडल, सफलताएं, क्या सीमाएं हैं और उसकी क्या क्या संभावनाएं हैं आगे, वो भी। नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय। इसके बाद है लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, तो ये जो सिविल सेवाएं हैं, आईएएस, आईपीएस, तो इनकी क्या कुछ भूमिका है लोकतंत्र में, वो हमें इसमें पढ़नी है। फिर है भारत एवं इसके पड़ोसी संबंध। तो यहाँ इंटरनेशनल रिलेशंस पर आ जाते हैं। तो भारत के इसके पड़ोसी देशों से कैसे संबंध है, ठीक है, हमें पता है हमारे चीन और पाकिस्तान के साथ संबंध थोड़े इतने अच्छे नहीं रहते, जबकि भूटान, ठीक है, नेपाल, इनके साथ संबंध थोड़े बेहतर होते हैं। तो इस तरीके से हमें इनके संबंध बताने हैं। फिर नेक्स्ट है द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूहों और भारत से संबंधित और अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले जो करार हैं। तो द्विपक्षीय जैसे भारत और दो देशों के बीच में जो करार हुए हैं। फिर क्षेत्रीय जैसे आपका सार्क है, ये एक क्षेत्रीय समूह है, और वैश्विक समूह हमारा G20 हुआ, ये एक वैश्विक समूह है। तो इनसे संबंधित क्या कुछ करार हैं और भारत के हितों को कैसे प्रभावित करते हैं ना। भारत के हितों, भारतीय परिदृश्यों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियां तथा राजनीति का प्रभाव। फिर है हमारा नेक्स्ट ये आखिरी है कि महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान कौन कौन से हैं, जैसे आपका UN है ना, WTO है, ये सब जो संस्थान हैं, संस्थाएं और मंच तथा उनकी संरचना और उनके अधिदेश, ठीक है, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। और भारत से इनके क्या कुछ करार हैं, कंसेप्ट है, वो सब भी हमें इसके अंतर्गत पढ़ने हैं। तो ये था हमारा जनरल स्टडीज पेपर 2 का सिलेबस। धन्यवाद।